ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमने अगेन प्रीवियस टॉपिक ही कंटिन्यू करना है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने कुछ इन्वायरमेंटल एंड कुछ बायोटिक फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था, पीएच पढ़ लिया था, फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हमने उन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, नहीं होती, और फिर जिनको कम रिक्वायर्ड होती है उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स आप कह लो, या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस कह लो जो सेल या जो ऑर्गेनिज्म जो है इन इन केमिकल सब्सटेंसेस को, इन कंपाउंड्स को जो है यूज करता है टू बिल्ड अप देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाने के लिए, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जारी रखने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स चाहिए होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को भी हम दो कैटेगरीज या दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो ग्रुप कौन से होंगे? एक ग्रुप हो जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और दूसरा ग्रुप हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है जी, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा वो न्यूट्रिएंट्स या वो केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जो कि एसेंशियल है, जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, और उसे लाजमी मतलब लार्ज क्वांटिटी में ये जो है कंपोनेंट्स चाहिए। और वो क्या कंपोनेंट्स हैं? वो आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब ये हाई क्वांटिटी में ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए इन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैटेगराइज करेंगे या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो एज फ्रॉम द नेम, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि, या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को चाहिए, तो जरूरी तो है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैग्नीज, जिंक, निकल। ठीक है, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूरी होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में जरूरी होते हैं। अब मैग्नीज, निकल, जिंक वगैरह ये कहाँ यूज होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर एंजाइम प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो है, एंजाइम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, आपने एंजाइम्स का अगर पहले भी पढ़ा हो तो एंजाइम्स में कुछ पार्ट्स या कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म यूज करता है। फिर आ जाते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। अगर ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो नहीं होगा, या हम उसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं किसी, तो हम अगर हम उसे लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो हमें ऐसा फूड, ऐसा मीडिया बनाना होगा जिसमें हमारे पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स हों जो कि ऑर्गेनिज्म उनको यूटिलाइज करे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे कंपोनेंट्स को खुद ब खुद अपनी बॉडी में ग्रो या नहीं, डिफरेंट मतलब बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करते हुए इन कंपोनेंट्स को नहीं बना रहा होता, तो उसको वो इन्वायरमेंट में चाहिए होते। यानी आप उसको, उसके लिए जो ब्रॉथ बना रहे हो या जो उसके लिए आप जो आप उसको मीडिया दे रहे हो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर यानी वो इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए जो उसकी ग्रोथ के लिए डेवलप जरूरी हैं। ठीक है, अब ये ग्रोथ फैक्टर में आपके पास अमाइनो एसिड्स भी आ सकते हैं, कुछ स्पेशल विटामिन्स आ सकते हैं, और
प्यूरिन, पायरिमिडीन्स हो सकते हैं, जो कि लाजमी अगर प्रेजेंट होंगे मीडिया में या एनवायरनमेंट में तभी वहाँ ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करेगा। तो ये बात हो गई ग्रोथ फैक्टर की। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ फैक्टर, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, फिर हम ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगेन सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अच्छा, होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पास कार्बन आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, नाइट्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अपना माइक, अपना वीडियोस ऑफ कर दीजिए। तो हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन चाहिए। अब कार्बन जो होती है एटमॉस्फेयर में, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो। ठीक है, हमेशा कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, या अदर कंपोनेंट्स या अदर एलिमेंट्स हो गए, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में अगर हम कार्बन सोर्स मालूम करें तो कार्बन कहाँ से हमें एटमॉस्फेयर में मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक फॉर्म है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं, खुद ही उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको आगे फर्दर अपनी सेलुलर एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन को यूज नहीं कर पा रहे होते। उनको उनको बनी बनाई ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन कह लो, नाइट्रोजन कह लो, या अदर एलिमेंट्स कह लो, इनऑर्गेनिक फॉर्म को ये खुद ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं, फिर उसको खुद ही कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म जो हमें एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल होती है उसको यूटिलाइज करके उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक फॉर्म को जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते, इनको बनी बनाई ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ जो है कंपोनेंट्स चाहिए होते, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, लाइक हम ये इसकी सिंपल एग्जांपल में कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म हुए जो अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो होंगे जो कि जिनको ज़रूरत होती है कि उनको कहीं कोई ना कोई सोर्स मिले फूड की, तो वो उसको कंज्यूम कर सके। मतलब फर्स्ट प्रोसेस जो है वो खुद नहीं बना पा रहे होते, जबकि उनको फर्स्ट प्रोसेस किसी न किसी चीज़ से रिक्वायर्ड होता है। तो हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि अपनी एनर्जी जो होगी वो किसी केमिकल कंपाउंड से लेंगे, प्लस वो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज करेंगे फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑटोट्रॉफ्स की बात की जाए तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। फिर आ जाते हैं फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स क्या होंगे? ये फोटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको अपनी एनर्जी, अपने सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो है लाइट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इनको जो है लाइट रिक्वायर्ड होती है फॉर एनर्जी। ठीक है, फिर कीमोट्रॉफ्स क्या होंगे? कीमोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स चाहिए होंगे फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटी, फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी इनको लाइट भी चाहिए, और क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं इट मींस ये इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए, प्लस ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ये इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूटिलाइज कर सकते हैं।
फिर आ जाते हैं कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स। कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ का मतलब ये हो गया कि वो केमिकल, उनको कुछ केमिकल कंपोनेंट्स चाहिए फॉर देयर एनर्जी, एंड ऑटोट्रॉफ्स है इट मींस के इनको ये भी इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं फोटो हेट्रोट्रॉफ्स। फोटो हेट्रोट्रॉफ्स एज फ्रॉम द नेम, फोटो मींस लाइट, यानी ये लाइट यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर फॉर एनर्जी, एंड हेटेरोट्रॉफ्स मींस ये ऑर्गेनिक, इनको ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स। कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होंगे? ये वो होंगे जिनको केमिकल कंपाउंड्स चाहिए फॉर देयर एनर्जी, एंड हेट्रोट्रॉफ्स है तो इट मींस इनको ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन चाहिए। तो ये कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। बेसिक बात जो आपने लाजमी याद रखनी है हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, हेट्रोट्रॉफ्स हमेशा वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स चाहिए, और ऑटोट्रॉफ्स वो होंगे जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म यूटिलाइज करते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर फोटो जहां पर भी आ रहा होगा वहां आप उसके साथ लाइट लगा दें, लाइट रिक्वायर्ड होगी फॉर देयर एनर्जी, और जहां केमिकल या कीमो आ रहा होगा इट मींस दे रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ। ठीक है, फिर वाटर अवेलेबिलिटी से, वाटर अगर हम जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल तीन तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट जो है कम होगा और उसके अंदर सॉल्यूट जो है ज्यादा होगा। सॉल्वेंट आप उसको देख, आप कंसिडर कर लो वाटर को, ठीक है, वाटर है, और सोल्यूट आप समझ लो सॉल्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, सॉल्ट और वाटर, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्ट आपका सोल्यूट हो गया। तो एक सॉल्यूशन है जिसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट होगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जबकि आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम, अगर कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहां हम अपना माइक्रोबियल सेल डालते हैं तो क्या होगा, सेल की कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि होता ये है ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो सेल को जब हम ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ किस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों सेम कंसंट्रेशन में होते हैं, तो फिर वो उसके अंदर हम ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपो एच वाई सॉरी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। फिर आ जाता है हाइपोटोनिक जिसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो है हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं इनटू ऑस्मोटॉलरेंट एंड हेलो हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में ग्रो हो सकते हैं, या आप कह सकते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं ऑस्मोटॉलरेंट। ऑस्मोटॉलरेंट भी वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोटॉलरेंट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है अगर 2 to 3% होगी तो वो उसमें ग्रो होंगे, अदरवाइज वो किल हो जाएंगे। बल्कि जबकि हेलोफाइल्स जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ग्रो हो सकते हैं अगर इनमें जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है
10% भी हो जाती है या 12% भी चली जाती है, तब भी ये ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो ऑस्मो टॉलरेंट कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन को सरवाइव कर सकते हैं, जबकि हेलोफाइल्स जो होंगे वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स यूजुअली हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को, लाइक हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 to 12% होगी, तो उसमें भी ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे होंगे, क्योंकि उनको खुद को अपनी ग्रोथ के लिए जो है ये सॉल्ट जरूरी होता है। ठीक है, फिर यहाँ तक अब हमने न्यूट्रिशन और ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है तो उस वो अपनी डिवीजन किस तरह से करता है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो जो है वन सेल इज कन्वर्टेड इनटू 2 to 4 सेल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें एक से दो सेल बन जाते हैं, फिर 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस होता है और जो है एक से दो सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है उनको रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए, तो वो बहुत तेजी से एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होते हैं और वो तेजी से एनवायरनमेंट में ग्रो हो भी रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको टाइम बहुत ज्यादा लगता है ग्रो होने के लिए, तो वो ऑर्गेनिजम्स फिर एनवायरनमेंट में ही कम होते हैं, लेकिन जो है उनकी वो भी प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज में ये डिफरेंट इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस में यूज हो रहे होते हैं। तो बाइनरी फिजन जो है एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है या बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट सेल enlarge, duplicates its chromosome and form a central transverse septate that divides the cell into two daughter cell। होगा क्या, पहले जो आपका एक बैक्टीरियल सेल है वो इनलार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर जितने भी उस हमने बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें डीएनए या उसका जो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेल पहले जो है लार्ज होगा, बड़ा होगा, फिर उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, वो भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि जैसे डुप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो उस वो जो सेल होगा उसके बीच में एक वॉल बन जाएगी जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ठीक है, बीच में एक वॉल बन जाएगी जिसे हम सेप्टम कहेंगे। फिर ये जो सेप्टम होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, तो इस तरह से जो है दो सेल्स बन जाएंगे जिसे हम डॉटर सेल्स कहेंगे। फिर आ जाते हैं जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम क्या है, ये वो टाइम है जिसमें एक सेल जो है अपने आप को डिवाइड करता है इनटू टू सेल में, यानी एक से दो सेल बनने में जो टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। ठीक है, फिर आ जाते हैं इन बैक्टीरिया ईच न्यू फिजन साइकिल और जनरेशन इंक्रीज पॉपुलेशन बाय द फैक्टर 2। ठीक है, हमेशा बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब भी जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कंप्लीट होगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, मल्टीप्लाई जो भी बैक्टीरिया होगा वो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2। तो होगा क्या, 2 से अगर बाय 2 फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा, एक बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 बैक्टीरिया से, फिर 2 है तो 2 2 जा 4, तो 4 2 से जो है क्या कहते हैं बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया थे तो वो 2 से 4 बन जाएंगे, फिर 4 से फर्दर 8 बन जाएंगे, इस तरह से 2 2 करके जो है वो 6 होंगे, फिर 6 से 8 होंगे, फिर अगेन 16, देन 32, फिर 64, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता रहेगा और हर इस तरह से बैक्टीरिया जो है डिवाइड होता है। एवरेज जनरेशन टाइम इज 30 to 60 मिनट्स अंडर द ऑप्टिमम कंडीशन।
ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का, ज्यादातर बैक्टीरिया का जो है एवरेज डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम जो होता है वो 30 to 60 मिनट्स होते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया जो है 30 मिनट्स में डिवाइड हो जाते हैं या फिर 60, मैक्सिमम जो है 60 मिनट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से एक बैक्टीरिया है जो कि इकोलाई है, बहुत ज्यादा क्या नाम है, एक तो नंबर 1 डिजीज कॉजिंग भी है, बहुत ज्यादा इसको स्टडी भी किया जा रहा होता है, बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, इसको हम बहुत ज्यादा इकोलाई को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो एक रेफरेंस ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी हम उसे यूज कर रहे होते हैं। तो उसका बहुत ही कम जो है जनरेशन टाइम है या डबलिंग टाइमिंग वो है 20 मिनट में। 20 मिनट में 1 से 2 सेल बन जाते हैं, 2 से 4 सेल बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है सबसे लो टाइम या सबसे लो जनरेशन टाइम जिस ऑर्गेनिज्म का है वो क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब इसको ही थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि ये जो है ये एक बाइनरी फिशन की एक ओवरऑल पिक्चर आप देख रहे हैं। एक का आपका बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका बैक्टीरियल सेल क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, आपका इनलार्ज हो जाएगा। जैसे इनलार्ज होगा, इसमें जो क्रोमोसोम था, दिस क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड, ये एक पिंक में नजर आ रहा है आपको, एक ब्लू में नजर आ रहा है। तो ये क्रोमोसोम जो है डबल हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। जैसे ही डुप्लीकेट होंगे ये जो है अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे। जैसे ही अपनी अपनी पोजीशन पे जाएंगे, फिर एक वॉल जो इनकी सेल वॉल है वही इस क्या में एक वॉल बनाएगी, सेप्टम बनाएगी, जिसे हम सेप्टम कह रहे हैं। और ये सेप्टम जो है एक पॉइंट आएगा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, जब ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगी तो 2 अलग-अलग सेल्स या 2 डिफरेंट सेल्स जो है, 2 डुप्लीकेट सेल्स जो है वो बन जाएंगे। यानी इस तरह से एक सेल से दूसरा सेल, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये एक सेल था, इस सेल से इसमें डुप्लीकेशन हुई, फिर इसमें सेप्टम वॉल बनी, फिर ये सेप्टम वॉल अलग हुई, फिर एक बिल्कुल एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ। तो इस ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, एवरेज ऑर्गेनिजम्स में 30 to 60 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लाइक इकोलाई की जैसे मैंने बात की, तो ये पूरा प्रोसेस जो है 20 मिनट्स में इकोलाई कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, वो अक्सर जो है उसको ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 60 मिनट्स भी लगते हैं। बल्कि आप देखिएगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जो है ग्रो होने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आप देख कर आइए। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आ जाते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।